हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ाने वाला हूं और इस वीडियो में मैं प्रोबेबिलिटी के पूरे बेसिक के बारे में बातें करूंगा। पूरा का पूरा बेसिक बताऊंगा। कोई भी ऐसा कोई टफ क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चंस मैं नहीं कराने वाला हूं। और ये बेसिक आपको क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 सब में काम आने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? तो प्रोबेबिलिटी आपने सुना होगा, जैसे कि आप कोई काम करते हैं तो उस काम का 100% होने का कोई चांस तो होता नहीं है। तो कुछ चांस ऐसे होते हैं कि वो नहीं हो सकता है। तो जो नहीं होने वाला चांस है वही कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। जैसे कि मान लीजिए कि अभी क्या हो रहा है, कोविड 19 बीमारी चल रही है, उसका वैक्सीन बनाया जा रहा है। तो उस वैक्सीन को सक्सेसफुल होने का चांसेस क्या है? 100% तो है नहीं कि इंडिया अगर वैक्सीन बना रहा है तो इंडिया का वैक्सीन सक्सेसफुल ही हो जाएगा। हो सकता है ना हो। ठीक है, हो सकता है कि मेरे ऊपर वैक्सीन काम करे, दूसरे के ऊपर ना काम करे। ऐसे ही इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं, बहुत सारे नेता रहते हैं, तो उसमें से कोई एक जीतता है। किसी एक की जीत की तो कोई वो नहीं रहता नहीं है कि यही जीतेगा। कोई एक जीतता है। तो वहाँ पे क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है। तो वहाँ पे जो अनसर्टेनिटी है कि हाँ ये जीत सकता है, ये जीत सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, कुछ भी हो सकता है उसमें से। तो उस अनसर्टेनिटी को मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ है। तो मैथ क्या होता है? मेजरमेंट करता है, हर एक चीज को कैलकुलेट करता है। तो वैसे ही उस अनसर्टेनिटी को भी कैलकुलेट किया जाएगा। तो उसको जो कैलकुलेट किया जाएगा, जो मेथड होगा, वो मेथड क्या होता है? प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया जाता है, प्रोबेबिलिटी में आप पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है मेजरमेंट ऑफ सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। मैंने बताया, जो सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी है कि ये होगा कि नहीं होगा, ये इतना इतना चांस है इसको नहीं होने का, तो उसी को जो मेजरमेंट है उसी का, उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ यूज होता है? मेडिसिन के फील्ड में, अभी मैंने बताया जो कोविड 19 का वैक्सीन बन रहा है। इंश्योरेंस, जैसे कि आपको इंश्योरेंस लेते हैं 5 साल 10 साल बाद, आप सोच के लेते हैं ना कि हाँ ये होगा तो ये मिल जाएगा, ये होगा तो वो मिल जाएगा, कोई पक्का तो रहता नहीं है। ऐसे इलेक्शन में, एजुकेशनल टेस्ट में, वेदर फोरकास्टिंग में, इन्वेस्टमेंट में और नेचुरल साइंसेस में और भी बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर प्रोबेबिलिटी का यूज होगा। क्यों? क्योंकि देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में कोई भी चीज़ 100% होता नहीं है। हो सकता है कि होगा, हो सकता है नहीं होगा। तो जहाँ पे होगा नहीं होगा वाली बात होगी वहाँ पर प्रोबेबिलिटी लगेगा ही लगेगा। अब आता है टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। तो देखो, प्रोबेबिलिटी में कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट इज ए कंट्रोल्ड ऑपरेशन दैट यील्ड्स ए सेट ऑफ रिजल्ट। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कंट्रोल्ड ऑपरेशन होता है जिसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है। जैसे कि आप एक कॉइन उछालते हैं, एक सिक्का उछालेंगे, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? हेड या टेल? तो आपने सिक्का उछाला, वो एक्सपेरिमेंट किया, तो उसका कुछ रिजल्ट मिला, हेड या टेल, वो उसका रिजल्ट हो गया। जैसे कि कोई कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई डॉक्टर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कोविड 19 का वैक्सीन बनाने के लिए। तो हो सकता है कि किसी कोई सक्सेसफुल हो जाएगा, कोई कोविड 19 का वैक्सीन बना लेगा। हो सकता है कोविड 19 का वैक्सीन ना बन के किसी और चीज़ का वैक्सीन बन जाए। हो सकता है कि कोई नया वायरस ही बन जाए उसमें। तो एक एक्सपेरिमेंट जो किया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, उसमें क्या है? बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकते हैं। ठीक है, अगर वही एक्सपेरिमेंट अगर हम कंट्रोल्ड वे में ना करें तो क्या होगा? कुछ गलत परिणाम आएगा। तो हमें गलत परिणाम तो चाहिए नहीं। तो वही होता है एक्सपेरिमेंट, जो कि कंट्रोल्ड ऑपरेशन होता है। जैसे कि अभी मान लीजिए आपको, आप बाइक चला रहे हैं, तो बाइक चलाना भी एक एक्सपेरिमेंट है। लेकिन आप बाइक जो है अनकंट्रोल्ड चलाएंगे, कंट्रोल्ड वे में नहीं चलाएंगे, तो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं जाकर ठोक देंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी और का एक्सीडेंट कर देंगे। तो एक्सपेरिमेंट मतलब कंट्रोल्ड ऑपरेशन, जो ऑपरेशन किया जा रहा है वो कंट्रोल्ड वे में किया जा रहा है। दैट यील्ड्स ए सेट ऑफ रिजल्ट, जिसके बाद आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है। आउटकम क्या है? आउटकम मतलब होता है पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट।
अब कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे पॉसिबल रिजल्ट होंगे। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये सब जो पॉसिबिलिटीज हैं उसके आने की, वो सब बोला जाएगा आउटकम। जैसे कि मान लीजिए आप एक डाइस को फेंकते हैं। डाइस मतलब जैसे आप लूडो खेलते हैं ना, लूडो में जो होता है, जो गोटी बोलते हैं उसे, वही होता है इंग्लिश में डाइस। तो उस डाइस को जब फेंकेंगे तो उसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इतने सारे नंबर्स होते हैं डाइस पे। तो इनमें से कोई एक ही ना आता है। लेकिन आपको पता है पॉसिबल, आप फेंकेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। इन छः नंबर्स में से कोई एक पॉसिबल है आना। ठीक है, तो ये छः नंबर्स क्या होंगे, उस डाइस फेंकेंगे, डाइस फेंकने के एक्सपेरिमेंट के ये छः नंबर्स आउटकम है। तो आउटकम क्या हो गया, पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इवेंट क्या है, इस आउटकम से निकलता है इवेंट। इवेंट है डिजायर्ड आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जैसे कि आपने यहाँ पे डाइस फेंका, तो इस पर छः आउटकम है, कुछ भी आ सकता है छः। लेकिन अगर आप ये बोला जाए कि नहीं 3 आए, आप चाहते हैं ना कि 6 आ जाए, भगवान 6 आ जाए, फेंकते हैं लूडो खेलते हैं तो कहते हैं ना, तो आप जो 6 मंगाना चाहते हैं वो 6 आपका डिजायर्ड आउटकम है, 6 आपका डिजायर्ड आउटकम है। अगर आपको फेंकने पे 6 मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका वो इवेंट हो जाएगा, डिजायर्ड आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। फिर है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, अब देखो कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिसका आपको सब का सब पॉसिबल आउटकम नहीं पता होता है। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिसका पॉसिबल आउटकम आपको पता है लेकिन एग्जैक्ट आउटकम नहीं पता है। जैसे कि अभी आप कोई एक्सपेरिमेंट करें, कुछ मिला दें, ऐसे ही देखते होंगे आप टीवी वीवी में कुछ मिलाते रहते हैं, बनता रहता है। तो साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट का क्या है, सबको पता है कि यही मिलेगा? नहीं, हो सकता है कुछ और भी आ जाए उसमें, जो हम नहीं सोच रहे हैं उससे भी परे कुछ और आ जाए। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब बहुत सारे रिजल्ट हो सकते हैं। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब जो रिजल्ट आएगा वो हमको पता है कि ये 3-4 रिजल्ट से यही आने वाले हैं, इन्हीं 3-4 में से कोई एक आएगा। तो वो हो जाता है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया, टॉसिंग ए क्वाइन। एक सिक्का उछालेंगे, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आपको जब सिक्का उछालते हैं तो आपको पता है कि हेड या टेल, इन्हीं में से दो कोई पॉसिबल इवेंट है जो होगा। तो हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। थ्रोइंग ए डाइस, आप कोई डाइस फेंक रहे हैं तो आपको पता है कि 1 से लेकर 6 तक का कोई नंबर आने वाला है। तो आपको पता है कि इस पॉसिबल आउटकम्स पता है, लेकिन आपको फिक्स नहीं पता है कि 6 ही आएगा। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट होता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब आता है एक और इसमें इम्पॉर्टेंट, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है, इवेंट विच हैज फिक्स्ड आउटकम। अब जिस इवेंट का आउटकम फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं हो सकता, तो उसको बोला जाता है श्योर इवेंट। जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइज हो रहा है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। लेकिन सन हमेशा ईस्ट में ही तो राइज होता है, ऐसा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं कि वो कल को वेस्ट में हो जाए, नॉर्थ में हो जाए। तो सन जो है ईस्ट में राइज होता है, ये श्योर इवेंट है। तो जो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है ये हमेशा 1 होता है। क्या होता है इसकी प्रोबेबिलिटी, 1, ऑलवेज 1। जितने भी श्योर इवेंट होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1। फिर इम्पॉसिबल इवेंट, नो फिक्स्ड आउटकम, जिसका कोई नो डिजायर्ड आउटकम, जिसका डिजायर्ड आउटकम नहीं होता है। जैसे कि क्या लिखा है, ऑकरिंग ऑफ नंबर 7 ऑन रोलिंग ए डाइस। एक डाइस फेंकने के बाद आपको 7 मिल जाए, तो आप डाइस जब फेंकते हैं लूडो में तो आपको 1 से लेकर 6 तक का कोई नंबर मिलता है, उस पर 7 तो मिल नहीं सकता आपको। तो ये 7 क्या है, आपका डिजायर्ड आउटकम में नहीं आता है। तो वो हो गया इम्पॉसिबल, ये कभी आ ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है उसका होना, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें ये होना इम्पॉसिबल है। जैसे कि सन जो है ईस्ट में राइज करता है, तो ये वेस्ट में जाकर ही सेट होगा। ईस्ट में तो वे सेट नहीं होगा, तो ईस्ट में जब सेट नहीं होगा तो ईस्ट में सेट होना क्या हो गया, सन का इम्पॉसिबल है। तो वो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 होता है। क्या होता है इनका,
जीरो होता है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है डिजायर्ड आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। मतलब जैसे कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको टोटल पॉसिबल आउटकम मैंने बता दिया। कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, उसका टोटल पॉसिबल आउटकम जितना भी होगा 10, 15, 20, 50, 100 उसको नीचे लिख देंगे। अब उस आउटकम में से आपको कौन सा आउटकम चाहिए, डिजायर्ड आउटकम, वो ऊपर लिख देंगे। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू डिजायर्ड आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब इसको क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मूला और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन भी देखते हैं इस पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, टू डाइस आर थ्रोन वंस, राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 12। अब देखो बोला है कि दो डाइस जो है एक बार फेंका जा रहा है, एक साथ फेंका जा रहा है, तो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे ये आपको लिखना है। तो देखो आप यहाँ से मैंने एक चार्ट बनाया है उसके लिए। दो डाइस फेंका जा रहा है, मान लेते हैं कि पहली बार डाइस फेंका जा रहा है तो एक डाइस पर एक, दूसरे डाइस पे भी एक आ जाएगा। दूसरी बार फेंका गया तो पहली डाइस पे 2, दूसरी डाइस पे 1 आ सकता है, उसके बाद 3 1 आ सकता है। तो इसमें से बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं कि एक डाइस पर 6 आ जाए, दूसरे डाइस पे 1 आ जाए, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे। इसको बनाने का तरीका ये है कि पहले डाइस पर आप पहले 1 1 1 6 बार लिख लेंगे, क्योंकि एक डाइस पे कुल 6 आउटकम होते हैं। तो 1 1 1 एक बार लिख लिया कि पहले डाइस पे हमेशा 1 आ रहा है, और दूसरे डाइस पे क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, इसमें कुछ भी आ सकता है। हो गया। फिर या तो पहले डाइस पे 2 आ सकता है, ठीक है, दूसरे डाइस पे 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है। फिर ऐसे ऐसे ये कुल बनेगा। तो कुल कितने आ गया, 6 6 12 18 24 30 36। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 36 है। यानी कि दो डाइस को अगर आप एक साथ फेंकेंगे तो आपको कुल टोटल पॉसिबल आउटकम कितने मिलेंगे, 36 मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम 36। अब पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 12। अब बोल रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है वो निकालनी है कि दोनों नंबर्स जो आ रहे हैं उस पर, उन दोनों का सम क्या हो, 12 हो। यानी कि हमारा इवेंट क्या है यहाँ पे, सम ऑफ 12। सम ऑफ 12 हमारा इवेंट है। ठीक है, हमारा डिजायर्ड आउटकम है जो हमको चाहिए। तो चलो देखो, एक चार्ट आपके बुक में भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी देखते हैं। देखो यहाँ पे सम वाला चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे बोला है ना सम की बात है, सम वाला चार्ट। तो देखो, और यहाँ से भी देख लेंगे, सम का चार्ट वहाँ भी दिया और यहाँ से भी देखेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 और 1 ऐड करेंगे 2 मिलेगा, हमें 12 चाहिए। 2 और 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 2 1 3 2 2 4 2 3 5 2 4 6 5 2 7 2 6 8, ऐसे सबको सम करते जाएंगे। तो 12 हमको सिर्फ यहाँ मिलेगा एक बार, 6 और 6 ऐड होके 12 एक बार मिला है। यहाँ चार्ट में भी देखेंगे 1 और 1 ऐड हुआ है तो 2 मिला है। 12 कहाँ मिल रहा है, सिर्फ एक बार मिल रहा है, जब 6 और 6 ऐड हो रहा है तो 12 मिल रहा है। तो यानी कि हमारा जो डिजायर्ड आउटकम है वो कितना है, एक है, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, 36 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला बताया मैंने इस केस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 12 इज इक्वल टू डिजायर्ड आउटकम अपन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो हमारा डिजायर्ड आउटकम आया था 1, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना आया था 36। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया इसका आंसर। ऐसे यहाँ लिखा हुआ है ए टोटल ऑफ 6, कुल हमारे पास जोड़ के 6 आना चाहिए। तो वो कितनी बार आ रहा है वो भी आप यहाँ पे टेबल में देख लेंगे। अब देखो टोटल 6 का कितनी बार आएगा, सम करने पर देखो 5 और 1 सम करेंगे 6 आएगा, 5 और 2 4 और 2 सम करेंगे 6 आएगा। तो 6 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है 6 ऐड करने पर। तो यानी कि यहाँ पे हमारा डिजायर्ड आउटकम कितना हो गया है 5, और टोटल पॉसिबल आउटकम पहले की तरह 36 ही है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 5/36।
36। यहाँ भी आप ऐसे ही लिखेंगे, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 6 उस क्वेश्चन में इज इक्वल टू डिजायर्ड आउटकम अपन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी डिजायर्ड आउटकम हमारा कितना आया है 5 और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना आया है 36। तो ये हो गया थर्ड का आंसर। ऐसे ही आपको करना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।